स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती ज्ञानधारा पर। कक्षा 12 की जीव विज्ञान में पहली यूनिट का जो सेकेंड चैप्टर है पुष्पीय पादपों में जनन, ये चल रहा है आपका। इसके आपको अब तक 4-5 वीडियो मिल चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बीजांड के प्रकार बताए थे। उसी में आज हम पढ़ेंगे आगे, देखेंगे क्या दीर्घ बीजाणु जनन। ठीक है, ये आपका मादा जनन अंग या कहें कि फीमेल गैमेटोफाइट के अंतर्गत आता है। ठीक है, मादा युग्मकोद्भिद, उसी के अंतर्गत ये पढ़ना है हमको दीर्घ बीजाणु जनन। तो आज इसके बारे में देखते हैं कि दीर्घ बीजाणु जनन क्या है और कैसे क्या होता है, देखते हैं आज। दीर्घ बीजाणु जनन अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, मेगा स्पोरोजेनेसिस देखेंगे इसको। दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका, दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा दीर्घ बीजाणुओं या गुरु बीजाणुओं, इसको गुरु बीजाणु भी बोलते हैं, गुरु बीजाणुओं अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मेगा स्पोर्स, मेगा स्पोर्स के निर्माण की प्रक्रिया दीर्घ बीजाणु जनन कहलाती है। दीर्घ बीजाणु जनन या इसको हम गुरु बीजाणु जनन भी कहते हैं। तो दीर्घ बीजाणु जनन या गुरु बीजाणु जनन यानी मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाती है। ठीक है, ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन क्या होता है दीर्घ बीजाणु जनन, कि दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा दीर्घ बीजाणु या गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया दीर्घ बीजाणु जनन या गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। ठीक है, क्लियर। देखेंगे दीर्घ बीजाणु जनन के समय दीर्घ बीजाणु जनन के समय बीजांडकाय की कोई एक कोशिका अन्य कोशिकाओं से
अन्य कोशिकाओं से आकार में बड़ी होकर भिन्न हो जाती है। मतलब जिस दीर्घ बीजांडजनन की प्रक्रिया में सबसे पहले क्या होगा कि बीजांडकाय की कोई एक कोशिका अन्य कोशिकाओं से आकार में बड़ी होकर उनसे क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाती है। ठीक है, इस कोशिका को इसे प्राथमिक आर्कीस्पोरियल कोशिका कहते हैं। यानी दीर्घ बीजांडजनन की प्रक्रिया जब स्टार्ट होगी तो उस समय बीजांडकाय की कोई एक कोशिका आकार में बड़ी होकर अन्य कोशिकाओं से रचना में भिन्न हो जाएगी और इस कोशिका को हम कहेंगे आर्कीस्पोरियल कोशिका। ठीक है, यह कोशिका अब यह कोशिका की बात यहाँ पे कर, यह कोशिका कौन से, आर्कीस्पोरियल कोशिका। यह कोशिका परिणत विभाजन द्वारा परिणत विभाजन को बोलते हैं पेरिक्लाइनल डिवीजन। यह कोशिका परिणत विभाजन द्वारा एक बाह्य भित्तीय कोशिका ब्रैकेट में लिख लेंगे, इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, पैराइटल सेल तथा एक भीतरी बीजाणुजनन कोशिका में विभाजित हो जाती है। तो जो आर्कीस्पोरियल कोशिका थी, ये आर्कीस्पोरियल कोशिका एक परिणत विभाजन करती है जिससे दो कोशिकाएं बनती हैं। एक कोशिका होगी जिसे बोलेंगे क्या, बाह्य भित्तीय कोशिका या पैराइटल सेल्स, और दूसरी जो होगी वो होगी भीतरी बीजाणुजनन कोशिका में विभाजित हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे एक वर्ड आया है क्या, पेरिक्लाइनल डिवीजन, परिणत विभाजन। ये क्या होता है, तो ध्यान देंगे, अगर कोई कोशिका, मान लीजिए कोशिका है, अगर ये कोशिका अपने समानांतर विभाजित होती है, मान लो ऐसे विभाजित हो रही है, तो इस प्रकार क्या होगा, विभाजन होगा तो कोशिकाओं का एक स्तंभ बन जाएगा और इस विभाजन को ही बोलते हैं क्या, पेरिक्लाइनल डिवीजन। ठीक है, पेरिक्लाइनल डिवीजन। ठीक है, अगर ये कोशिका
एंटीक्लाइनल डिवीजन, अगर मान लो ये एंटीक्लाइनल डिवीजन में क्या होगा कि कोशिका लंबाई में अपनी विभाजित होती, इससे क्या होगा ये लंबाई एक ये हॉरिजॉन्टल रो बन जाएगी और इसमें क्या बनेंगे एक वर्टिकल ऊर्ध्वाधर कॉलम बन जाएगा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, या ये क्या हो गया आपका एंटीक्लाइनल डिवीजन। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे इस पादपों में इस प्रकार के विभाजन से आपकी लंबाई बढ़ती है और इस प्रकार के विभाजन से क्या बढ़ती है आपकी पौधे की चौड़ाई या मोटाई कह सकते हैं। ठीक है, तो पेरिक्लाइनल डिवीजन क्या होगा कि ये कोशिका के समानांतर विभाजन होता है जिसमें एक कोशिकाएं एक दूसरे के ऊपर बढ़ती जाती हैं, इस प्रकार एक ऊर्ध्वाधर कोशिकाओं का स्तंभ बन जाता है। ठीक है, तो यह कोशिका परिणत विभाजन द्वारा एक बाह्य भित्ति कोशिका या पैराइटल सेल्स तथा एक भीतरी बीजाणुजनक कोशिका में विभाजित हो जाती है। आगे देखेंगे कि भित्तीय कोशिका एक या दो बार पुनः विभाजित होती है, पुनः विभाजित होती है या बिना विभाजन के रहती है, या बिना विभाजन के बनी रहती है, बनी रहती है। जबकि बीजाणु जनन कोशिका पुनः विभाजित नहीं होती है। पुनः विभाजित नहीं होती है और यह विभाजित होती है नहीं होती है और यह दीर्घ बीजाणु मातृकोशिका दीर्घ बीजाणु मातृकोशिका की भांति कार्य करने लगती है, कार्य करने लगती है। ठीक है, तो जो भित्ति कोशिका बनी थी वो एक या दो बार विभाजित हो सकती है या फिर बिना विभाजन के रह सकती है, यानी उसमें विभाजन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन जो आपकी बीजाणुजनन कोशिका थी उसमें पुनः विभाजन नहीं होगा और यह बीजाणुजनन कोशिका ही दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका की भांति कार्य करने लगती है। ठीक है, आगे देखते हैं। दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अर्धसूत्री विभाजन द्वारा
ध्यान रखेंगे कि अर्धसूत्री विभाजन कौन सी होती है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित मतलब गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी। आपने पिछली कक्षा में पढ़ रखा है कि समसूत्री कोशिका विभाजन गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका से आधी रह जाती है। तो मातृ कोशिका यहाँ पे क्या है, दीर्घ बीजाणु जनन, इसमें 2n यानी दुगुणित गुणसूत्र होंगे। उनसे जब उसमें विभाजन होगा तो 4 जो है अगुणित जो है दीर्घ बीजाणु बनेंगे। ठीक है, 4 अगुणित दीर्घ बीजाणु बनाती है। चार अगुणित दीर्घ बीजाणु बनाती है जो एक यानी जो 4 बन जाएंगे जो एक लंबवत चतुष्क नहीं, लंबा का लंबा होगा, लंबवत चतुष्क या अंग्रेजी में कैपिटल टी के आकार के चतुष्क के रूप में विन्यासित रहते हैं, विन्यासित रहते हैं। ठीक है, इन चारों दीर्घ बीजाणुओं दीर्घ बीजाणुओं में से सबसे नीचे वाला दीर्घ बीजाणु ये 4 जो टेट्राड बनेगा, चतुष्क बनेगा, वो एक लंबवत हो या तो स्थित होगा या कैसा होगा, टी के आकार में विन्यासित होगा। उसमें जो सबसे नीचे वाला दीर्घ बीजाणु है, जो सबसे नीचे वाला दीर्घ बीजाणु है ही क्रियाशील रहता है, जबकि अन्य शेष दीर्घ बीजाणु कितने बचेंगे, 3 बचे ऊपर वाले। तो अन्य शेष दीर्घ बीजाणु अक्रियाशील होकर नष्ट हो जाते हैं। तो आपने देखा ये क्या हुआ, पहले तो यही पता चलना चाहिए कि दीर्घ बीजाणु कहते किसे हैं। तो दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप दीर्घ बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया दीर्घ बीजाणु जनन या गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। क्या होता है इसमें, कह रहे हैं कि दीर्घ बीजाणु जनन के समय बीजांडकाय की कोई एक कोशिका अन्य कोशिकाओं से बड़ी होकर, अपने आकार में बड़ी होकर अन्य कोशिकाओं से क्या हो जाती है, भिन्न हो जाती है। इस कोशिका को प्राथमिक आर्की स्पोरियल कोशिका कहते हैं। यह प्राथमिक आर्की स्पोरियल कोशिका एक परिणत विभाजन के द्वारा 2 कोशिकाओं में विभाजित होती है।
परिणत कोशिकाएं, अभी परिणत विभाजन बताया कि ऐसा विभाजन जिसमें कोई कोशिका अपने पैरेलल, अपने समानांतर विभाजित होती है, उसे क्या कहते हैं? परिणत विभाजन कहते हैं। ठीक है, परिणत विभाजन में कोशिकाओं के ऊपर एक कोशिकाएं बनती जाती हैं, जिससे एक ऊर्ध्वाधर जो है कॉलम बनता है। जबकि आपका बताया था कि एंटीक्लाइनल डिवीजन जो होगा उसमें क्या होगा कि एक क्षैतिज कॉलम बन जाता है। ठीक है, तो जो परिणत विभाजन होगा, प्राथमिक आर्किस्पोरियल कोशिका में परिणत विभाजन होगा तो वहाँ पे दो कोशिकाएं बनेंगी। ठीक है, एक बाह्य वाली होगी, जो बाह्य वाली होगी उसे क्या कहेंगे? भित्ति कोशिका या पैराइटल सेल्स, और दूसरी क्या होगी? बीजाणु जनन कोशिका होगी। भित्ति कोशिका पुनः विभाजित हो भी सकती है और बिना विभाजन के रह सकती है, परंतु बीजाणु जनन कोशिका पुनः विभाजित नहीं होती है। यह बीजाणु जनन कोशिका ही बाद में दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका कहलाने लगती है, या कह सकते हैं दीर्घ बीजाणु जनन मात्र कोशिका जैसा व्यवहार करने लगती है। यही दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका बाद में इसमें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होते हैं। अब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होंगे तो 4 अगुणित बीजाणु दीर्घ बीजाणु बनते हैं। ये चारों दीर्घ बीजाणु एक लंबवत चतुष्क, लंबा चतुष्क जिसमें 4 जो है एक दूसरे के ऊपर स्थित होंगे बीजाणु लंबवत चतुष्क या टी के आकार के चतुष्क में व्यवस्थित रहते हैं। इन चारों बीजाणुओं में से जो सबसे नीचे वाला बीजाणु होता है वो आपका सक्रिय रहता है, क्रियाशील रहता है, जबकि अन्य तीनों जो है आपके बीजाणु जो हैं वो क्या होते हैं? अक्रियाशील होकर नष्ट हो जाते हैं। यही जो आपका दीर्घ बीजाणु जो क्रियाशील है, इसी दीर्घ बीजाणु क्रियाशील से आगे का मादा युग्मकोद्भिद का विकास होगा। ठीक है, अभी इसको अब मैं आप क्या करता हूँ, इसको डायग्राम के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। ये है दीर्घ बीजाणु जनन किस प्रकार से हो रहा है, ये आपका चित्रीय निरूपण है। कहा था कि बीजांडकाय की कोई एक कोशिका अन्य कोशिकाओं से बड़ी होकर तो भिन्न हो जाती है और उसे क्या बोलते हैं? प्राथमिक आर्किस्पोरियल कोशिका बोलते हैं। तो प्राथमिक स्पोरियल सेल हो गई अन्य बीजांडकाय की अन्य कोशिकाओं से डिफरेंट। फिर कहा कि जो प्राथमिक जो आर्किस्पोरियल कोशिका थी, एक परिणत विभाजन के द्वारा दो कोशिकाएं बना लेती है। दो कोशिकाएं बन गई। बाह्य वाली क्या होगी? बाह्य वाली होगी आपकी भित्ति कोशिका, प्राइमरी पैराइटल सेल्स, और भीतर वाली क्या होगी? आपकी बीजाणु जनन कोशिका, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। परिणत विभाजन के द्वारा आर्किस्पोरियल कोशिका परिणत विभाजन के द्वारा दो कोशिकाएं बनाती है। बाहर वाली प्राथमिक भित्ति कोशिका यानी कि प्राइमरी पैराइटल सेल्स, और भीतर वाली आपकी प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। फिर क्या होगा कि कहा था कि प्राथमिक जो भित्ति कोशिका है वो विभाजन कर भी सकती है, एक या एक से अधिक, लेकिन जो आपकी बीजाणु जनन कोशिका थी उसमें आपके विभाजन नहीं होते हैं, और वह मेगास्पोर मदर सेल बीजाणु जनन मात्र कोशिका की भांति कार्य करने लगती है। तो ये बीजाणु जनन मात्र कोशिका हो गई, ये पैराइटल सेल्स हो गई, विभाजन के बाद दो बना लिया उसने। फिर जो आपका मेगास्पोर मदर सेल यानी बीजाणु जनन मात्र कोशिका थी उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 बीजाणु बनेंगे, यानी 4 गुर बीजाणु या 4 महाबीजाणु कहें। ठीक है, ये बन जाएंगे आपके, और बनेंगे तो क्या कह रहे थे तो उसमें कि एक रेखीय टेट्राड, एक लंबवत चतुष्क के रूप में। तो ये लंबवत चतुष्क होगा, एक के ऊपर चारों स्थित है। ये लीनियर टेट्राड, यहाँ पे लीनियर टेट्राड ऑफ मेगास्पोर से 4 बीजाणु जो बने हैं एक रैखिक चतुष्क में लंबवत व्यवस्थित है। बाद में क्या होगा कि इनमें ऊपर के तीनों जो हैं वो आपके अक्रियाशील होकर नष्ट हो जाएंगे, और जो नीचे वाला आपका है बीजाणु यही सक्रिय होकर आगे चलकर जो है मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करेगा। तो ये आज आपका दीर्घ बीजाणु जनन यानी मेगास्पोरोजेनेसिस या इसको कहें गुरु बीजाणु जनन, ये आपका समाप्त हो गया है। आशा है आपको ये आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देंगे और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ, अगर आप फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर
जो भी आप सोशल साइट यूज करते हैं उस पर जाकर इस वीडियो की लिंक को शेयर कर देंगे, जिससे अन्य भैया बहन या अन्य छात्र भी इससे लाभान्वित हो सकें। ठीक है, तो बने रहिए और देखते रहिए सरस्वती ज्ञानधारा। थैंक यू।